बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक परीक्षा में बस कुछ ही दिनों का समय शेष बच गया है। बस कुछ दिनों के बाद ही आप लोग अपने अपने परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, आपके सामने सवाल होगा और आप उस सवाल का जवाब दे रहे होंगे। लेकिन जब हम पिछले दिन कमेंट पढ़ रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बहुत कमजोर है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हमें डर लग रहा है, साइंस और सोशल साइंस में हमें कम नंबर आने की उम्मीद है। जब हम ऐसा कमेंट पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि लोगों की तैयारी अभी अच्छी नहीं हुई है। ऐसे में आप लोगों के पास सिर्फ एक ही उपाय है कि टारगेट बोर्ड पर जितने सारे भी क्लास अभी चल रहे हैं उन क्लास का आप लोग प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, क्योंकि जितने सारे भी क्लास हम चलाते हैं सारे ही क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सारे क्वेश्चन को हम एनालिसिस करने के बाद ही आपके सामने लाते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उसे हम आपके सामने लाते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उसे आपसे हम दूर कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम आपको विज्ञान के ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। कुल 80 क्वेश्चन बताएंगे। जिस तरह से आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से हम 80 क्वेश्चन यहां पर बताएंगे, जिसमें से 40 का जवाब आपको देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट शुरू से लेकर के अंत तक इस क्लास में जरूर जुड़े रहेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम बिना समय गवाए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो आप सभी लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे जो कण होते हैं उसके निलंबन को क्या कहा जाता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन सही जवाब आप लोग फटाफट से बताते चलिए। एक क्वेश्चन पर सिर्फ 10 से 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं हम लोग गवाएंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम बच गया है। तो 15 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन और आंसर सब कुछ देख लेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे जो कण होते हैं उसके निलंबन को क्या कहते हैं? तो कोलाइड कहते हैं। तीसरा का यहां पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन सही जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। चौथा का सही जवाब क्या होगा? आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैसे तो हर मनुष्य का प्रतिरोध अलग अलग होता है, लेकिन यदि एवरेज प्रतिरोध की बात करें तो एक मनुष्य का प्रतिरोध जो होता है ना वह 10,000 ओम होता है। ध्यान रखिएगा 10,000 ओम होता है। लेकिन यदि मनुष्य गीला है यानी कि पानी से अगर भींगा हुआ है तो उसका प्रतिरोध 1,000 ओम होता है। यानी कि जब मनुष्य पानी से भींगा हुआ रहता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, और जब मनुष्य पानी से भींगा हुआ नहीं रहता है, जब नॉर्मल रहता है तो उसका प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? 220 वोल्ट से 2 एम्पियर की धारा, तो फिलामेंट का प्रतिरोध यानी कि आर बराबर पूछ रहा है। तो भी बराबर आई आर हम आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? भी बराबर आई आर पढ़ाए थे। तो अब आप लोग यहां से आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? भी बटे आई होगा कि नहीं होगा? तो जब भी बटे आई हो गया तो देख लीजिए आर बराबर ऊपर में क्या हो गया? भी बटे आई हो गया। तो भी का मान ऊपर में 220 है तो हम लोग 220 ऊपर में डाल देंगे। उसके बाद आई यानी विद्युत धारा का मान कितना है? 2 एम्पियर है तो 2 डाल दिए। तो अब आप लोग इसको काट कूट कर लीजिए। 220 बटा 2 कितना हो गया? 110 ओम हो जाता है। तो इसका सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा कि जब समांतर क्रम में जुड़ रहा है तो R और N में गुना हो जाएगा, तो NR हो जाएगा। 6 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम निहित हैं। ओम का नियम अभी हम आपको बताए क्या होता है? V बराबर IR। तो 7 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक
क्या होता है? 8 का सही जवाब क्या होगा? विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होता है। 8 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में जनरेटर बोलते हैं। तो 9 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप्स में जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो नए स्टूडेंट हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो 10 का सही जवाब होगा निर्गत कोण कहते हैं। 10 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 1 मीटर अगर फोकस दूरी रहे तो उसकी क्षमता क्या होगी? 1 डायऑप्टर। 11 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 11 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? तो 12 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 1/10 सेकंड। 12 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 13 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, निकट दृष्टि दोष। 13 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? दूर में हम आपको बता चुके हैं कि दूर में उत्तल का प्रयोग होता है और निकट में अवतल का। यहाँ पर दूरदृष्टि दोष कह रहा है तो उत्तल लेंस। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघु पतन जब होता है उस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 15 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। 16 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ते हैं आपको जवाब बताना होगा, क्योंकि समय कम है और कम समय में हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। ध्यान रखिएगा 17 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण से? किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कौन से दर्पण से बनता है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है, इसलिए 19 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि निकट में अवतल का प्रयोग करते हैं और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर में। तो उत्तल यहाँ पर दूर में और निकट अवतल में। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो 21 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा धारा मापने के यंत्र को अमीटर बोलते हैं। 21 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिएगा कि जो डायनेमो होता है ना, उससे किस प्रकार की धारा? तो दोनों धारा, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी, दोनों प्रकार की धारा। तो 22 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन बताइए, आवेश का मात्रक क्या होता है? 23 नंबर क्वेश्चन, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। 23 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग बताते चलिए। थोड़ा सा हम स्पीड है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों की प्रैक्टिस में हम तेजी लाना चाहते हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन देखिए और फटाक से आंसर बताइए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 24 नंबर क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा। 24 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, एक साधारण जो प्रिज्म होता है वह कितने सतहों से घिरा होता है? तो आपको हम बता चुके हैं कि एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। 25 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बताइए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन से तत्व का उपयोग होता है? तो आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 26 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चिमाभि मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। 27 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से। तो यह वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बाबू, आप लोग ध्यान रखिएगा
कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। अब अविलेय किसको बोलते हैं? जो जल में न घुले। ध्यान रखिएगा, जो जल में घुल जाता है उसे विलेय बोलते हैं, जो जल में न घुले उसे अविलेय बोलते हैं। तो 28 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। 29 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा निष्कर्षण के बाद उसे उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उसे पृष्ठकरण करके उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 30 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 30 का बी नंबर ऑप्शन धातु कर्म बोलते हैं। चलिए उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन बताइए, साग सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जल्दी से बताइए 31 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब साग सब्जी विघटित होता है और उससे कंपोस्ट बनता है तो उससे उष्मा निकलता है, यानी कि वह उष्माक्षेपीय विक्रिया हो जाएगा। 31 का बी ऑप्शन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो आपको यह वाला क्वेश्चन तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि जब लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करेंगे तो NO2 और O2 दोनों प्राप्त होगा। तो 32 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सही है? बेकिंग, यहाँ पर जो धोने वाला सोडा होता है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो निम्न में कौन सही है? Na2CO3 × 10H2O। ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 33 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। 34 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? जल्दी से बताइए। डी नंबर ऑप्शन में 13 है, इसको आप लोग सुधार करिएगा। तो 35 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 35 का सही जवाब हो जाएगा, क्षारक विलयन का कौन सा मान देता है? तो 35 का डी ऑप्शन ही सही होगा, 13। ध्यान रखिएगा क्योंकि 13 है जो क्षारीय विलयन का मान देता है, बाकी 7 से कम तो अम्लीय होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बताइए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 36 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा 36 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। 36 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो ब्रोमीन होता है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन इसके मिश्र धातु को सोल्डर बोला जाता है। 38 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो 39 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। 39 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद होते हैं, जिसमें क्या होता है? सिग्मा होता है, पाई होता है, अबंध होता है, क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच जो 2 अबंध पाया जाता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ध्यान रखिएगा, एक सिग्मा और एक पाई होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बताइए, ईथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं? ईथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं? 41 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा 7। ध्यान रखिएगा 41 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? 42 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग बताइए। CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। 42 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, नीला थोथा या फिर जिसको तूतिया बोलते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। 43 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? अगर जो आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ होता है उसको क्या बोला जाता है? तो 44 का सही जवाब होगा, उसको वर्ग बोलते हैं। 44 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग के सदस्य हैं वह अम्लीय हैं कि धातुएं हैं कि क्षारीय हैं, क्या है? जल्दी से बताइए तो आप लोग। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा अम्लीय वर्ग। जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं वह क्षारीय धातु हैं। 45 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, तो 46 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा Na2CO3 होता है। 46 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो उसे एल्डिहाइड बोलते हैं। 43 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बताइए, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोरतम तत्व, तो 48 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा हीरा। सबसे कठोरतम तत्व हीरा है।
चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए, अक्रिय तत्व कौन है? 49 नंबर क्वेश्चन, तो 49 का सही जवाब हो जाएगा हीलियम। हीलियम का संकेत आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, हीलियम का संकेत क्या होता है? ध्यान रखिएगा कि हीलियम एक अक्रिय तत्व है। हीलियम का संकेत जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। सोना का भी कमेंट करिएगा, हाइड्रोजन का भी। यहाँ पर जो चारों तत्व लिखा हुआ है ना, चारों का संकेत आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो कार्बन का क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, सोना का क्या होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? देखते हैं कितने लोगों को संकेत याद है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो 50 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम, तो हीलियम एक कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। 51 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु? तो अधातु में ग्रेफाइट हो जाएगा। 52 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा कि वर्ग 18 होते हैं और आवर्त 7 होते हैं। तो यहाँ पर 53 में वर्ग पूछ रहा है तो 18, 53 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। अगर 7 से कम रहे तो अम्लीय हो जाएगा, अगर 7 से ज्यादा रहे तो क्षारीय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उदासीन पूछ रहा है तो 7 के बराबर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कितने ईस्वी में प्रारंभ किया था? 55 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा, बाघ संरक्षण योजना भारत सरकार के द्वारा 1970 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो 55 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। 56 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से जो कलिका निकलती है उससे उसका उत्पत्ति होता है? जल्दी से बताइए 57 नंबर क्वेश्चन, जनक के शरीर से जो कलिका निकलती है वह किस प्रकार के जनन में? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा मुकुलन में। ध्यान रखिएगा, मुकुलन में इस प्रकार का जनन होता है। चलिए उसके बाद 58 नंबर कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क किस चीज से संबंधित होता है? तो वृक्क का काम है उत्सर्जन से संबंधित। यहाँ पर 58 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण यानी कि जो अपना पोषण खुद करता है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, तभी कोई पेड़ पौधा अपना पोषण खुद कर पाएगा। यानी 59 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा इनमें से सभी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किस चीज से बाहर निकलता है? तो 60 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा 60 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जल से बाहर निकलता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। ध्यान रखिएगा, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 62 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? 63 नंबर क्वेश्चन बताइए, फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। 63 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन क्या होता है? 64 नंबर क्वेश्चन, तो द्विखंडन ध्यान रखिएगा, द्विखंडन अमीबा में होता है। तो 64 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा होता है? तो अपेंडिक्स के बारे में हम आपको बताए थे कि जो अपेंडिक्स होता है उसका कोई काम नहीं होता है हमारे शरीर में, लेकिन फिर भी पड़ा रहता है, इसलिए आहार नाल में अवशेषी अंग अपेंडिक्स हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किस चीज को आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में हरे पौधे रहते हैं। तो 66 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। तो 66 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा सूखे घास और पत्ते। 67 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बताइए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस चीज में होता है? तो 68 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा हाइड्रा में। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन बताइए, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को, तो 69 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन अंडाशय बोलते हैं। ध्यान रखिएगा।
चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, परागकोश खाली स्थान में होते हैं। परागकोश किस चीज में होता है? तो परागकोश परागकण में होता है। 70 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? तो 71 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि अमीनो अम्ल के विखंडन से CO बनता है और NH3 बनता है। तो 71 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस चीज में पाया जाता है? तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा यानी कि XX चाहे Y किस चीज में होता है? तो स्त्री में होता है। 72 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा 23। ध्यान रखिएगा 73 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन क्या होते हैं? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा हिरन प्राथमिक उपभोक्ता होता है। 74 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का यानी फूल का कौन सा भाग जो होता है वह फल बनता है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा कि अंडाशय वाला भाग फल बनता है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन फ्लोएम भोजन के वहन के लिए। तो यहाँ पर जाइलम कह रहा है तो ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक इसमें कौन है जल्दी से बताइए। तो उत्पादक 77 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा घास। ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है? फटाफट से आप लोग बताइए। तो 78 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन केचुआ। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। 79 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस चीज के द्वारा होता है? तो 79 का सही जवाब हो जाएगा फूलों के द्वारा। 79 का बी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम लोग सबसे अंतिम और 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अभी तक जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक आखिरी रिक्वेस्ट, एक आखिरी आग्रह है मेरा आपसे कि आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से आज हम यह क्लास का प्रैक्टिस किए, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी बहुत जबरदस्त लगा होगा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिक एक उत्सर्जी अंग है जो कि उत्सर्जन से जुड़ा हुआ काम करता है। तो 80 का ए ऑप्शन सही होगा। तो कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन जो हम आपको बताए, यह 80 क्वेश्चन आपके विज्ञान परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सारे क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन दोबारा हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसलिए ताकि आपको जब 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। तो चलिए 80 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। उम्मीद करते हैं कि 80 में 75 प्लस तो जरूर ही होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। और अगर इसी तरह का वीडियो और पाना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।